हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 को देखेंगे, जो है आपके मानव विज्ञान और जीवन, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। और डायरेक्ट आपको जो आज प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसका साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो 0% रिस्क लेना अपने एग्जाम के लिए, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है सिर्फ 200 रुपीज़ के अंदर। अगर आप इसका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर लेते हैं, तो सिर्फ आपको 151 पेमेंट करना होगा, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस एमसीक्यू मिल जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये टॉपिक आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, या आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मैच करने की करेगा। पहला क्वेश्चन है, भीड़ का परिमाण क्या है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि भीड़ जहाँ पर होता है वहाँ पे रिजल्ट क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता में कमी होती है, प्रदूषित वातावरण का भाव होता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना, या ऑप्शन डी है, स्थान के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण। अगर यहाँ पर ऑप्शन डी दिया होता, जैसे कि आपके बीपीएससी में ऑप्शन होता है ई, ठीक है, उसमें अगर ऑप्शन दिया रहे एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप इसका आंसर ई टिक आउट करना। क्योंकि जहाँ पर भीड़ होता है वहाँ पे व्यक्तित्व स्वतंत्रता की कमी होती है, मतलब हर कोई अपनी बात को रख नहीं पाता है। क्योंकि जहाँ पे भीड़ होगा वहाँ पर मुश्किल से 2-4 ही लोग बोल पाते हैं और बाकी लोग दब जाते हैं। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, कि जब कोचिंग में देखा होगा, जहाँ पर 200-400 बच्चे होते हैं, वहाँ पर हर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। तो जहाँ पर भीड़ होती है, वहाँ पे हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता। अधिकार तो होता है, लेकिन अपनी बात लोग नहीं रख पाते हैं। प्रदूषित वातावरण होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग होगा वहाँ पे प्रदूषण भी फैलेगा। थर्ड ऑप्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना, जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर नियंत्रण करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगर आपके बीपीएससी में अगर ई ऑप्शन दिया हो एक से अधिक, तो ऑप्शन ई टिक आउट करना। लेकिन इसमें 4 ही ऑप्शन है, तो आप इसे ऑप्शन बी को राइट आंसर मानना, क्योंकि बी सबसे परफेक्ट आंसर हो सकता है इन तीनों ऑप्शन में से ज़्यादा। क्योंकि जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पर आपका प्रदूषण का वातावरण ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण सर्वाधिक प्रभाव क्या देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है खींच, नींद में अभूतता, आंखों में दर्द, या ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय। आपने नाम सुना होगा। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय एक तरह का, मतलब गवर्नमेंट स्कीम बोल सकते हो, ये सरकार द्वारा ये स्कीम लाया जाता है। अंत्योदय आपने देखा होगा, राशन कार्ड के ऊपर लिखा होता है अंत्योदय राशन कार्ड। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा राशन कार्ड, बहुत लोग के घर के पास राशन कार्ड भी नहीं होगा, लेकिन अगर राशन कार्ड अगर आपके पास है तो उस पे आप ध्यान से देखिएगा, अंत्योदय करके उस पे लिखा होगा अंत्योदय राशन कार्ड। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और विकास का सुनिश्चित करना ही आपने देखा होगा राशन कार्ड पे नाम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें बताने की अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? गरीबों को मेडिकल मदद करना, धनी व्यक्तियों से गरीबी के लिए धन मांगना, गरीबों को संपत्ति रास्तों को बढ़ाना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो गरीब है उनकी जो स्तर है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट स्कीम है, जो कि अनाज देकर, चावल देकर, चीनी देकर, अब शायद चीनी नहीं दिया जाता है। अब सिर्फ आपको मेरे टाउन में सिर्फ अनाज और गेहूँ मिलता है, ठीक है, इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं मिलता। पहले शायद चीनी और पेट्रोल पेट्रोल नहीं, किरोसिन तेल मिलता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आक्रामकता का कारक कौन-सा नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉडलिंग, कुंठा, व्यवहारपरक औसत, या ऑप्शन डी है बच्चों का पालन-पोषण।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का पालन-पोषण आक्रामकता का कारण नहीं माना जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। इसमें दिया ऑप्शन बी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। कुंठा मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जो कि आपके आक्रामकता का एग्रेसिव का कारक माना जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन-सा नहीं है। तो बच्चों का पालन-पोषण आपके आक्रामकता के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर करना आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलाहल का स्तर मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कोलाहल मतलब क्या होता है? आप इसे कोलहट मत समझ लेना, ठीक है? इसे कोलाहल लिखा हुआ है, इसे आप कोलहट मत समझना। कोलाहल मतलब होता है हल्ला-गुल्ला करना, ठीक है? जो काफ़ी चिल्लाती हैं, उनको कहा जाता है कोलाहल। तो कोलाहल को मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव, डेसिबल, फुट कैंडल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो कि आपके स्तर जो मापा जाता है, उसको मापा जाता है माइक्रोवेव से भी इसे हम नाप सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है? इसे आप अगर एक होता है कि परिभाषित शब्द, तो एक होता है हाइड्रोफ़ोन, ठीक है? हाइड्रोफ़ोन से हम नापते हैं किसी की जो अधिक चिल्लाती हैं, जो अधिक चिल्लाते हैं, जो काफ़ी ऊँचा बात करते हैं, उनका जो स्तर होता है उसको मापने के लिए हाइड्रोफ़ोन का यूज़ करते हैं। जो कि अगर इसका सिमिलर वर्ड आपको एग्ज़ाम में पूछे इंग्लिश में, इसका परिभाषित शब्द जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? तो इसको माइक्रोवेव भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर पूरा करेक्ट आंसर बताया जाए, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोवेव। तो इसका राइट आंसर हम डी काउंट करेंगे, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगर डी नहीं होता, तो आप इससे आंसर माइक्रोवेव टिक आउट कर सकते हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव भी आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि जो आपका शुद्ध वायु होता है, वो क्या होता है? मतलब कितने परसेंट नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी परसेंटेज बताना है आपके शुद्ध वायु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि जो आपका नाइट्रोजन होता है वो 78.99% सबसे ज़्यादा आपके नाइट्रोजन होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो 0.03% सबसे ज़्यादा कम मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। मतलब कौन मतलब जो आपदा के बारे में पूछा है जो कि मानव ने नहीं बनाया है। सुनामी सुनामी जो है आपके मानव निर्मित नहीं है, ये आपका नेचुरल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भोपाल गैस कांड आपने देखा होगा, भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 91 या 1981 के करीब हुआ था, ठीक है? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। भोपाल गैस कांड पे एक वेब सीरीज़ भी आई थी, द रेलवे, ठीक है? जो फिलहाल 2023 में शायद लास्ट में आया था, रेलवे मैन करके। उसमें भोपाल गैस कांड को दर्शाया गया था। आप जाकर वेब सीरीज़ देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छा है। जो कि आपके पास 1 से 2-3 टाइम भी है, तो मूड फ्रेश करने के लिए आप वो उस वेब सीरीज़ को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा भी है। थर्ड ऑप्शन है थ्री माइल आइलैंड और चौथा ऑप्शन है चेरनोबिल, जो कि आपके ये सब आपके मानव निर्मित आपदा सिवाय सुनामी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अव्यसन, सीखना, आदत बनाना या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे सवाल पूछा गया था, अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अपने वातावरण के साथ आवाज़ को समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया ध्वनि परिस्थिति कहलाती है, ठीक है? जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसे याद रखिएगा, ध्वनि परिस्थितिक आपको कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा। इस ऐसे सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 में दिए गए हैं, जो कि आपके साइकोलॉजी में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट्स होते हैं उसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके पेपर में 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
21 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 31 अगस्त या ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए संदर्भ कितने दिए गए हैं? 4, 3, 2 या ऑप्शन डी है 6। तो याद रखिएगा, बात की जाए मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए संदर्भ, तो आपके 3 दिए गए हैं। कौन-कौन सा? तो पहला आपका होता है सांस्कृतिक शक्तियाँ, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कल्चरल फोर्सेस के नाम से जानते हो। सेकंड होता है सांस्कृतिक प्रतिक्रिया, जिसे आप कल्चरल प्रोसेस, और थर्ड होता है आपका कल्चरल एलिमेंट्स, जिसे आप संस्कृति रिवाज के नाम से जानते हैं। ये 3 मुख्य आपके मानव पर्यावरण संबंध के अंतर्गत आते हैं। पहली बात की जाए आपके कल्चरल फोर्सेस के अंदर, तो आपके क्षेत्र की जनसंख्या, स्त्री पुरुषों के अनुपात, आयु वर्ग, प्रजातीय रचना, ये सब आपके आते हैं कल्चरल फोर्सेस के अंदर, जिसे आप हिंदी में सांस्कृतिक शक्तियाँ कहते हैं। सेकंड है कल्चरल प्रोसेस, जिसको हिंदी में सांस्कृतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर आपका पोषण, सामूहिकरण, अनुकरण, विशिष्टीकरण आदि प्रक्रिया को निरंतर आगे से आगे मानव समुदाय विकास करता है, जो कि आपके कल्चरल प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। और थर्ड होता है कल्चरल एलिमेंट, मतलब सांस्कृतिक रीति रिवाज, पुलिस कानून, विद्यालय, विवाह प्रथा, कोर्ट मैरिज, ये सब कुछ आपके कल्चरल एलिमेंट के अंदर आता है, जो कि आपके मानव पर्यावरण से संबंध को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, इसके 3 नाम आपको मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीचों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, रोग निदान या ऑप्शन डी या पारिस्थितिक। आपसे पूछा जा रहा है जीव और उसके पर्यावरण के बीच, तो ना आपका मनोविज्ञान हो सकता है, ना कि समाजशास्त्र। समाजशास्त्र तो आपके समाज के बारे में बात करता है, लेकिन आपसे सवाल ही पूछा जा रहा है जीव और उसके पर्यावरण के बीच। तो आपका समाजशास्त्र तो ऐसे ही नहीं होगा, और मनोविज्ञान तो कोई चांस ही नहीं है, और रोग निदान इसमें बात की नहीं जा रही है, तो ऑप्शन डी होगा, जो कि आपकी परिस्थिति को दर्शाता है जीव और उसके पर्यावरण के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव पर्यावरण संबंध का विवरण इनमें से कौन उपागम नहीं करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर ये सवाल आपके साइकोलॉजी में अगर नहीं पूछा गया, तो आपके जीके जीएस, जो कि 40 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसमें सवाल ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जीके जीएस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छे से मैंने आपको डिफाइन किया, और ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस के कराए गए हैं, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में बिहार करंट अफेयर के नाम से अगर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। बिहार स्पेशल और जीके टॉप 40 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जो कि काफ़ी फेवरेट सवाल है। आपने सीटेट में भी ये सवाल देखा होगा, 1 to 5, 6 to 8 में हर बार ये सवाल पूछा जाता है आपके ईवीएस के अंदर। पहला ऑप्शन है वनों के संरक्षण से, वायु प्रदूषण से, शोर प्रदूषण या ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन आपको वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको याद आ रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। अगर आपको याद हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है वातावरण प्रदूषण के, जीवन शैली एवं मनोवृत्ति, अंत समूह व्यवहार या ऑप्शन डी है वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय। क्वेश्चन नंबर 16 है, भीड़ का व्यवहार क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विवेकपूर्ण, अविवेकी, तर्कपूर्ण या ऑप्शन डी है अनजान। तो भीड़ का व्यवहार अविवेकी कहलाता है, क्योंकि भीड़ में ना आपका विवेकपूर्ण काम आता है, ना का आपका तर्कपूर्ण। क्योंकि भीड़ में ऐसा टाइम नहीं होता अपने दिमाग को दिखाना, उस पर किसी से तर्क कर पाओ।
उसमें जो होता है अविवेकी लोग ही व्यवहार कर पाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और जैसे कि आपको पता है कि होली का सीज़न चल रहा है, बहुत छुट्टियाँ भी हैं इधर और होली ऐसा सीज़न है, हिंदू त्योहार ऐसा सीज़न है जिसमें आपकी पूरी फैमिली साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करती है। तो इसमें हो सकता है कि आपकी क्लास 1 से 2 दिन आपको क्लास ना मिले क्योंकि होली सीज़न में पूरे फैमिली मेरे घर पे आए हुए हैं, भाई-बहन सब कोई आया हुआ है अपने-अपने जॉब छोड़कर अपनी जॉब की लीव में। तो हो सकता है इसमें क्लास डेली आपसे ना हो पाए, ठीक है? 2 से 3 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो आप लोग के लिए वीडियो में रिकॉर्ड करके वीडियो को पब्लिश कर पाऊँ। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से वीडियो आपको नहीं मिल पाता है तो आप समझना होली को लेकर थोड़ा-सा इंसान बिज़ी रहता है, इतने हल्ला-शोर सीज़न फेस्टिवल है ये, कि इसमें हल्ला-शोर होते रहता है। तो इसमें डेली वीडियो बनाना मुश्किल है, तो आप लोग खुद से जितने पहले के वीडियो मैंने प्रैक्टिस सेट साइकोलॉजी का करा चुका हूँ, टोटल वीडियो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका फेस्टिवल है, उस दिन फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करना, उस दिन पढ़ाई मत करना। क्योंकि हर अगर जिस दिन फेस्टिवल है, उस दिन आप पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। एक दिन माइंड को शांत मौका देना चाहिए, उसको भी शांत रहे, वो भी फ्री फ़ील करे, ठीक है? तो आप लोग एनी टाइम प्रेशर मत रहो, खुल के जियो, खुद को लाइफ़ होली एन्जॉय करो। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका अभी तक एग्ज़ाम का डेट भी नहीं आया है। तो होली के दिन एकदम खुल के एन्जॉय करना, बिल्कुल भी पढ़ने का टेंशन मत लेना। एक दिन खुद को और अपने दिमाग को आराम देना और एन्जॉय करो होली, ठीक है? और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके साइड बिहार में तो पता नहीं चल रहा होली कब है, कितने लोग मंडे और ट्यूसडे कह रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके साइड में, आपके टाउन में होली कब सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हो? क्योंकि हमारे साइड शायद ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके साइड होली कब सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर मैंने ऑप्शन बी बता दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञान, व्यक्तित्व स्वतंत्रता या ऑप्शन डी है तर्कपूर्ण चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वास्तविक संज्ञान। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। वृष कटाव संबंधित किससे है? जग चक्र से, वायु चक्र से, निर्धानता व्यवधान से या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें बहुत लोग क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपका वृष कटाव होता है वो आपके जल चक्र के व्यवधान से संबंधित है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा दिल्ली साइड में आपके बहुत कम ब्रिज हैं, तो वहाँ पे बारिश काफ़ी कम होता है। आप अपने बिहार में भी देख सकते हो जिस स्पीड से काफ़ी घर बन रहे हैं, कितने जल्दी बिहार डेवलप कर रहा है, तो बहुत सारे ब्रिज काटे जा रहे हैं। और जहाँ पर ब्रिज नहीं होता, वहाँ पर बारिश की संख्या मतलब बारिश जो होता है अकाल पड़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो बेंगलोर में, जैसा कि अभी आपका सिचुएशन है, बेंगलोर में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपने घर के लिए घर बनाना अच्छी बात है, लेकिन आप पर्यावरण को और ब्रिज का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप घर के साथ या फिर घर के आस-पास एक पेड़-पौधे हमें लगाना चाहिए, जो कि आपके वातावरण काफ़ी शुद्ध रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? निर्धनता, वचन, बेकारी या ऑप्शन डी है रोजगार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो आपका रोजगार है वो सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन है आम आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, आमदनी अधिक हो पर आवश्यकता कम हो, आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो इसको लेकर हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग-अलग हो सकता है। आप हर कोई अपने लिए अपने मनपसंद ऑप्शन चुन सकता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है? जब आपसे सवाल पूछा जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य की नज़र से आपको देखना है कि निर्धन किसे कहेंगे, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर रहे होगा क्योंकि हम अपना टाइम छोड़कर आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिर्फ़ आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ अपने एग्ज़ाम को तैयारी, इसलिए आप लोग के लिए टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपके तीनों में आक्रामकता छिपता नहीं है, पूरा भरपूर आपका दिखता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नांकित में किसे ध्वनि को मापा जाता है? पहला ऑप्शन है बेल, माइक्रोवेल, डेसिबल या ऑप्शन डी है मेगावेल। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इसका आंसर बताया था, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है तीव्रता, पूर्वनियमितता, नियंत्रण योग्यता या ऑप्शन डी है क्रमबद्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आपका कोलाहल में इसे शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नांकित में गरीबी का कारण कौन-सा नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारक, निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता चक्र या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारक आपका गरीबी का कारण नहीं माना जाता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके साइकोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य दिखाने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे वो नेशनल हो, क्योंकि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी में इसे दूरदर्शन का प्रयोग किया गया। नहीं तो आप देख सकते हो, चाहे आपका नेटफ्लिक्स हो, चाहे कोई भी चैनल हो यूट्यूब का, उस पे आक्रामक दृश्य दिखाने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी आपका मूवी आया था एनिमल, अगर आपने देखा होगा तो आप बता सकते हो कि एनिमल जब अगर कोई बच्चा देखेगा तो उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? या फिर ऐसे जो अभी नौजवान हो रहे हैं, जो किशोर अवस्था में एंट्री कर रहे हैं, अगर ऐसे बच्चे अगर एनिमल मूवी देखें तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको ये ऑप्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बच्चों में आक्रामकता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में आक्रामकता का कारण कौन-सा नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यवहारपरक औसत, मॉडलिंग, कुंठा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवहारपरक औसत, जो कि आपका आक्रामकता कारक नहीं माना जाता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निर्धनता के गुणों में क्या नहीं देखने को मिलता? कुंठा, सामाजिक असुविधा, वंचन या ऑप्शन डी है सामाजिक भेदभाव। जो भी आपके निर्धन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 और आपको पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है कि बेंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है? परिरूपण, संज्ञान, अधिगम या ऑप्शन डी है आगमन। तो मैंने कल के ये वीडियो में बताया भी था कि जो बेंडूरा का जो आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार था वो प्रतिरूपण था, जो कि आपके बेंडूरा ने बेबी डॉल पे अपना प्रयोग किया था। एक बेबी डॉल को लेकर बहुत सारे अपने बच्चों को बैठाकर बेबी डॉल को 3 रोल दिखाए थे, जिसमें एक प्यार का था, दूसरा आपका एग्रेसिव था और थर्ड आपका रिस्पेक्ट था, जो कि बच्चे जैसा मूवी देखते हैं वैसा वो काम सीखते हैं। अगर बच्चा एनिमल मूवी देखेगा तो उसके अंदर आक्रामकता बढ़ेगी। अगर कोई ऐसा मूवी देखेगा जिसमें समाज और रिलेशन के बारे में अच्छे दर्शाया जाता हो, कैसे लाइफ जीना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो बच्चा वैसा सीखता है। ये सब कुछ आपके प्रतिरूपण के आधार बेंडुलर बताते हैं अपने थ्योरी के अंदर। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोलाहल के स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? अगर यहाँ पर कोलाहल लिखा हो, अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता साउंड को स्तर मापने के लिए, तो साउंड के स्तर को मापने के लिए डेसिबल यूज़ करते हैं, और कोलाहल को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन 5 में बताया था, माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं या हाइड्रोफोन का। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर लिखे क्वेश्चन में कोलाहल लिख कर आए, तो कोलाहल को मापने के लिए माइक्रोवेव या हाइड्रोफोन का यूज़ करते हैं। अगर साउंड का स्तर मापना हो तो उसके लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन भूविज्ञता से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, अंतर्विशिष्टा, सामाजिक अनुरूपता या ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैंने जस्ट बताया था, चिपको आंदोलन आपके वनों से संरक्षण के लिए आपके चिपको आंदोलन किया गया था। और मैंने आपसे सवाल पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपने सीटेट में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि आपको ईवीएस में पढ़ना है। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिकता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा गंभीर है? पहला ऑप्शन है सांप्रदायिकता, निर्धनता, सामाजिक असमानता, या ऑप्शन डी है लिंग भेद। तो याद रखिएगा, जो आपका सांप्रदायिकता है वो भारतीय समाज के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर मामला है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये सवाल आपका रिपीट है, आपसे बताना है कि भीड़ का व्यवहार क्या है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, भीड़ का व्यवहार आपका अविवेकीकरण है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, 11 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? रोजर्स, अल्बर्ट, फ्राइड, या ऑप्शन डी है वाटसन। तो आपने नाम सुना होगा फ्राइड साहब का, जिसने आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। टोटल चैप्टर 8 में क्लास एनसीईआरटी 12 में आपके 36 क्वेश्चन थे, जो कि आपने आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक चैप्टर बचता है, चैप्टर 9, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके होली से पहले कल एक और वीडियो में दे पाऊँ आपको, और आपका एनसीईआरटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज़ या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे